तो देखिए जय हिंद क्लास, आज फिर से हम अपनी इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, जो कि मैंने इनकी एक सीरीज बनाई है और इन सीरीज में हम विश्व में उत्पन्न होने वाली सभी सभ्यताओं के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो इस कड़ी में हमारी सबसे पहली सभ्यता आती है, वह आती है हमारी मिस्र की सभ्यता। इस सभ्यता में हम जानेंगे कि मिस्र की सभ्यता का उदय कैसे हुआ, इसका रहन सहन कैसे था, इसकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और फिर इसका पतन कैसे हो गया। ठीक है, तो इसमें हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने इन सभी सभ्यताओं की एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब उसको शुरू करते हैं। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के बारे में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कि मिस्र की सभ्यता क्या थी, इसका कैसे उदय हुआ, क्या हुआ, मतलब इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे मिस्र का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इसका इतिहास ही पढ़ेंगे कि मिस्र का इतिहास क्या था, इसको कितने भागों में बांट रखा था, कौन कौन सा युग था इसमें। ठीक है, फिर पढ़ेंगे प्रामीण युग। इसमें एक युग आया था प्रामीण युग, उसे प्रामीण युग क्यों कहते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे नवीन साम्राज्य युग कि नवीन साम्राज्य युग क्या था। फिर पढ़ेंगे मिस्र सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं थी, वह विशेषताएं क्या क्या थी उनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी पहला पहलू क्या आता है? पहला पहलू आता है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता क्या है, इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। क्या है मिस्र का इतिहास? जो मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के घाटी में हुआ था। अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते थे, क्योंकि प्राचीन काल में मिस्र के सुख समृद्धि का कारण नील नदी रही है। मिस्र की सभ्यता बहुत प्राचीन थी, किंतु इसके संतोषजनक, अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा कैसे, संतोषजनक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रमाणित आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान 3400 ईसा पूर्व में ही प्राप्त होता है। अब देखिए क्या है, इसमें हमने ऊपर पढ़ा है कि मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ। कहाँ हुआ? नील नदी की घाटी में हुआ। अब देखिए कैसे, जैसे, और फिर उसके आगे वाली लाइन में लिखा है अफ्रीका के लोग नील नदी को गंगा की भांति पवित्र मानते हैं। अब देखिए जितनी भी सभ्यताएं थी, सारी सभ्यताएं कहाँ पैदा होती थी? नदियों के किनारे। कहाँ उत्पन्न होती थी? जितनी भी नदियां थी ना हमारी, उन नदियों के किनारे यह सभ्यताएं हमारी उत्पन्न होती थी। जिससे जिस नदी किनारे सभ्यता उत्पन्न होती थी उसको यह पवित्र मानते थे कि इसी की वजह से आज हम जिंदा हैं। जैसे अभी के लोग, हम क्या करते हैं, भारत वाले लोग क्या हैं, हम गंगा को पवित्र मानते हैं। वैसे ही जो अफ्रीकाई लोग हैं वो क्या करते हैं, इस अफ्रीका की यानी मिस्र की सभ्यता को, मिस्र की जो सभ्यता थी वह जिस नदी किनारे बनी हुई थी, यानी नील नदी किनारे बनी थी ना, उस नदी को क्या यह पवित्र मानते हैं। आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा कि कैसे एक बीच में नदी है और उसके चारों तरफ पिरामिड टाइप के कुछ बने हुए हैं। ठीक है, वही ये सभ्यता थी, किसकी? मिस्र की सभ्यता थी। फिर आगे है मिस्र के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक, यानी जो उसका प्रथम राजवंश था उसका प्रथम शासक मेनिस था। कौन सा था? मेनिस था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिस्र की सभ्यता के प्रथम राजवंश का प्रथम शासक कौन सा था? मेनिस। कौन सा था? मेनिस। ठीक है, अब फिर क्या है? इथियोपी, नूमी एवं नीलियम जाति के लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। क्वेश्चन आ सकता है कि इस सभ्यता का निर्माण किन किन जातियों ने किया? वह जातियां थी इथियोपी, नूमी एवं नीलियम। ठीक है, नीलियम में 3 जातियां थी, इथियोपी, नूमी और नीलियम जातियों ने इस सभ्यता का निर्माण किया था। फिर आता है मिस्र का राजनीतिक इतिहास। जो मिस्र का राजनीतिक इतिहास था, इसमें कौन कौन से, मतलब क्या क्या, कौन कौन से दौर बटे हुए हैं। इसमें आता है मिस्र की सभ्यता के इतिहास में प्रामीण युग, सामंतशाही युग, साम्राज्यवादी युग विशेष उल्लेखनीय है। कौन कौन से युग बताए हैं? 3 युग बताए हैं, प्रामीण युग, सामंतशाही युग और साम्राज्यवादी युग। एक एक करके इन सभी के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें से प्रामीण युग सर्व गौरवपूर्ण है। क्या है? जो प्रामीण युग है वह बहुत ही गौरवपूर्ण है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक अलग तरह की खोज हुई है, एक अलग तरह की इन्होंने निर्माण किया है जो कि इनकी इस सभ्यता की एक बाकी सभी सभ्यताओं से अलग बनाता है। ठीक है,
अब देखिए क्या आता है मिस्र का इतिहास, कि मिस्र के इतिहास को हम कितने चरणों में बांटते हैं। मैंने अभी बताया था हम मिस्र के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, पहला प्रामीण युग, दूसरा सामंतशाही युग, तीसरा साम्राज्यवादी युग। अब एक एक करके इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि मिस्र सभ्यता के समय हुए विभिन्न राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए मिस्र के राजनीतिक इतिहास को 3 भागों में बांटा, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। पहला प्रामीण युग, दूसरा सामंतशाही युग और तीसरा साम्राज्यवादी युग। प्रामीण युग कब से कब तक रहा? प्रामीण युग 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद फिर दूसरा युग आया सामंतशाही युग, यह हमारा 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा। फिर तीसरा युग आया था हमारा साम्राज्यवादी युग। साम्राज्यवादी युग हमारा 1580 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व तक रहा। आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले 3400 बोला है फिर 2500 बोला है, तो क्या समय उल्टा चलता था? हाँ, मैं आपको बता दूं कि समय उल्टा नहीं चलता था, बल्कि क्या था, जैसे जो हमारी सन कहाँ से शुरू हुई है? जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म से बाद, मतलब बाद और पहले, हम इनको 2 चरणों में बांटते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी सन आती हैं वो उल्टी चलती हुई आती हैं, लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी सन है वो सीधी चलती हुई आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर हम बात करें ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी पहले की, तो 8 10 9 8 7 6 5 4 ऐसे करती हुई चलती हुई आती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर आता है प्रामीण काल का प्रथम शासक मेनेसा, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। क्या बताया था कि मिस्र सभ्यता के प्रथम युग का प्रथम शासक मेनेसा। प्रथम युग कौन सा था? प्रथम युग हमारा प्रामीण युग। तो प्रामीण युग का पहला शासक कौन हुआ? मेनेस हुआ। ठीक है, आपको अच्छे से आ गया। इसी के समय में मिस्र ने वास्तविक राजनीतिक जीवन का श्री गणेश हुआ। इसका अर्थ यह है कि जो मिस्र अभी हम देखते हैं, इसका वास्तविक जो ढांचा तैयार हुआ वो इसी युग में तैयार हुआ। बाकी तो जितने भी युग आए उन्होंने बस इस पे शासन किया, लेकिन जो उसका सही से ढांचा था वो इसी प्रामीण युग में तैयार हुआ। ठीक है, इसी काल में इस सभ्यता का श्री गणेश हुआ। श्री गणेश मतलब इसका उदय हुआ, इसका ढांचा तैयार हुआ। फिर है 2580 ईसा पूर्व तक फरायो चियोप्स की शक्ति का पूर्ण हास्य हो गया। एक फरायो था चियोप्स नाम का, जो कि प्रामीण युग में ही था। ठीक है, प्रामीण युग काल में चियोप्स नाम का फरायो था, उसकी शक्ति का पूरी तरह से हास्य हो गया, यानी उसकी पूरी तरह उसकी शक्ति का विनाश हो गया। आपके मन में एक डाउट आया होगा कि फरायो क्वेश्चन कहाँ से आया, फरायो शब्द क्या है ये? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखा है फरायो का मतलब क्या है। फरायो राजा को कहते हैं। फरायो शब्द प्राचीन मिस्र इजिप्ट के शासकों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द था। क्या है? जो फरायो है वह राजा के लिए प्रयुक्त करते थे। किसके लिए? राजा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इसको प्राचीन इजिप्ट यानी जिसको मिस्र बोलते हैं उनके शासकों के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, मिस्र का जो भी राजा होता था उसे फरायो कहा जाता था, यानी जो राजा है उसके लिए फरायो का इस्तेमाल हुआ, तो जो राजा के लिए फरायो शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, फरायो शब्द का मिस्र की मूल भाषा का अर्थ है राजा का महल। क्या अर्थ है? राजा का महल। जो फरायो बोलते हैं हम, उसका मूल अर्थ क्या है? जो राजा है ना उसका महल, उसको बोलते हैं फरायो, क्योंकि जो राजा है वो महल में रहेगा और फरायो उसको कहते हैं जो राजा के महल में रहता है। ठीक है, तो इस कारण उनको फरायो कहते हैं। अब देखिए फिर क्या है, प्रामीण युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रामीण का निर्माण कराना था। क्या था? जो प्रामीण युग था उसकी महान उपलब्धि क्या हुई कि जो उसका प्रामीण बनवाई। जो उस समय में जो प्रामीण बने हैं प्रामीण युग में, आपने देखे होंगे कुछ ट्रायंगल टाइप के होते हैं प्रामीण, वही प्रामीणों का निर्माण करवाना इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अपने आप में इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसने प्रामीणों का निर्माण करवाया था, जो पूरे विश्व में एक अजूबे की तरह है। ठीक है, जिसको फरायो ने अपनी मृत्यु के उपरांत दफनाए जाने के लिए करवाया था। क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िए। जिसको फरायो ने अपनी मृत्यु के उपरांत दफनाए जाने के लिए किया था, यानी जो प्रामीण थे ना, जो राजा था, उस राजा ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शव को उस प्रामीणों में दफनाने के लिए, उस प्रामीणों में रखने के लिए बनवाया था।
लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तक इन पिरामिडों में एक भी हमें शव नहीं मिला, यानी एक भी मतलब मृत्यु शव को दफनाई हुई कोई लाश नहीं मिली हमें। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा आगे से पढ़ेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना ही समझ आया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास पिरामिड युग आ जाता है। पिरामिड युग क्या था, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। पिरामिड युग क्या था, देखिए गीजा का पिरामिड, जो गीजे का पिरामिड है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। गीजे का पिरामिड का निर्माण फरायो चियोप्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, जो अंतिम फरायो था। देखिए क्या लिखा है, अंतिम फरायो चियोप्स की शक्ति का पूर्ण तरह हास्य हो गया था। कब, 2580 में। तो जो यहाँ पे जिसने इसका निर्माण करवाया था गीजे का, यह चियोप्स ने करवाया था। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अधिकांश पिरामिडों का निर्माण नील नदी के दक्षिणी किनारे पर हुआ है। जो नील नदी है ना, जैसे जो हमारी नील नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, इसके दक्षिणी सिरे पर इन अधिकतर पिरामिडों का निर्माण करवाया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, क्या है, नेनिफिश नगर है। क्या है, नेनिफिश नगर है। उस नगर में उनको पिरामिडों को बनवाया गया है। और वहीं पर प्रसिद्ध गीजे का पिरामिड है। क्या है, गीजे का पिरामिड, जिसको क्या कहते हैं, प्रसिद्ध, क्या है, गीज ऑफ मेडियम। क्या कहते हैं, गीज ऑफ मेडियम की दीवारें सफेद और काले रंग से करवाई गई हैं। आपको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हुआ होगा कि ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया। नेनिफिश नगर है, गेज ऑफ मीडियम है, उसकी दीवारें काले और सफेद रंग से हैं, नहीं समझ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। दक्षिणी किनारे पर स्थित जो नील नदी है, उसके दक्षिणी किनारे पर एक गांव स्थित है, यानी एक नगर स्थित है जिसका नाम है नेनिफिश। और उसी नेनिफिश नगर में पिरामिड बनवाए गए हैं, जिसमें से जो एक पिरामिड है गीजे का पिरामिड, उसका नाम रखा गया है गीज ऑफ मीडियम, जिसकी दीवारों को, जो उसकी दीवारें हैं, उसकी दीवारों को सफेद और काले रंग से रंगवाया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्राचीन मिस्र का प्रधान देवता, जिसे रॉ कहते थे, रॉ, ठीक है, सूर्य देवता था। कौन था, सूर्य देवता था। आपको समझ आ रहा होगा कि जो पिरामिड युग था, यानी जो पिरामिड युग था, इसमें कुछ शायद भगवानों की तरफ आकर्षित होने के लिए किया गया है। हाँ, आप सही समझ रही हो, क्योंकि जो इस युग में क्या हुआ, जो पिरामिड बनवाए थे ना, इन पिरामिडों को अपने सूर्य भगवान को, यानी सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए पिरामिड बनवाए गए थे। जो भगवान था, वह भगवान कौन कहलाता था, फरायो। जो फरायो था ना, उसको ऐसे बोलते थे, यह फरायो सीधा भगवान से नाता रखता है, भगवान ने इसको भेजा है हमारी रक्षा के लिए, तो फरायो को अपना भगवान मानते थे। ठीक है, तो इसी तरह जो उनका देवता था, प्रधान था, मिस्र के प्रधान, जिसे रो कहते थे। रो का मतलब होता था सूर्य का देवता। ठीक है, पिरामिड युग के पतन के बाद नए एक सामंतशाही काल का उदय हुआ। पिरामिड युग का जब हास्य हो गया, उसके बाद एक नया युग आया, जिस युग का नाम था सामंतशाही काल का उदय हुआ। मिस्र के इतिहास में सामंतशाही युग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा। कब से कब तक रहा, 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक यह सामंतशाही युग रहा। ठीक है, फिर होता है सामंतशाही युग में मिस्र के उत्तर में हिक्सास जाति ने आक्रमण करके उसकी पराधीन कर दिया, उसको पराधीन बना लिया। कैसे बनाया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सामंतशाही युग आया। सामंतशाही युग में एक जाति आई, हिक्सास नाम की जाति। उस हिक्सास नाम की जाति ने उस पर आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया, और धावा बोल के जो वहाँ के सामंतशाही थे, जो सामंत थे, इसको फरायो बोलते थे, उन्होंने उसको बंदी बना लिया, पराधीन कर दिया, और उन्होंने इस पर अपना शासन कर लिया। इसके पश्चात यहाँ पे एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं नवीन साम्राज्य युग। क्या बोलते हैं, नवीन साम्राज्य युग, या साम्राज्यवादी युग भी इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई, जो हर दृष्टि से पिरामिड काल के उत्तराधिकारी कही जा सकती थी। अब देखिए, उत्तराधिकारी का मतलब कैसे, जो पिरामिड काल था उसमें जितना भी इसका काम हुआ था, जितना भी इसका ढांचा बना था, वही सेम ढांचा यहाँ पर भी तैयार हो रहा था। यानी जितना यह मिस्र की सभ्यता जितनी पिरामिड युग में विकसित हुई थी, उतनी ही डेवलप यह साम्राज्यवादी युग में हो रही थी। तो यानी कि यह उसका उत्तराधिकारी हुआ। समझ आया, इसलिए उसको कहते हैं यह पिरामिड काल की उत्तराधिकारी कही जा सकती है। अब देखिए, हमारा
आगे आता है कि इस काल को नवीन साम्राज्य कहा जाता है। कौन सा काल? साम्राज्यवादी, साम्राज्यशाही जो काल था, साम्राज्यवादी जो काल था, इसी साम्राज्यवादी काल को हम क्या कहते हैं? नवीन साम्राज्य काल भी कहते हैं। ठीक है, इसका क्या था? थुटमस प्रथम इस काल का महान विजेता था। थुटमोस प्रथम, जो थुटमोस प्रथम था वही इस काल का महान विजेता था। वही आया हिक्सास जाति को लेकर, उसने आक्रमण किया और उनको पराधीन करके इस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसको हम कहते हैं नवीन साम्राज्य। वहां का राजा था थुटमोस प्रथम। उसने कब से कब तक शासन किया? उसने 1545 ईसा पूर्व से 1545 ईसा पूर्व से 1524 ईसा पूर्व तक शासन किया। महान विजेता था। क्या था ये? महान विजेता था अपने आप में। आप इससे सोच सकते हो कि इतना बड़ा यह सभ्यता थी और सभ्यता पर आकर एकदम आक्रमण किया और आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जाति होगी। ठीक है, इसमें एक रानी भी हुई, जिस रानी का नाम था महारानी हटपुट। महारानी हटपुट, हटपुट का नाम था महारानी हटपुट। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1501 ईसा पूर्व से 1479, इसको हम बोलते हैं 1479 ईसा पूर्व तक रहा। यह प्रथम महिला शासिका थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिस्र सभ्यता की पहली महिला शासिका का नाम बताओ। वो कौन थी? महारानी हटपुट। क्या था? महारानी हटपुट, हटपुट। ठीक है, वह हमारी है प्रथम शासिका थी, महिला शासिका। ठीक है, यह क्या था? यह महारानी ना अपने आप में बहुत ही एक मतलब इसको खुशी होती थी अलग अलग चीज़ों का निर्माण करवा के। जैसे यह इस महारानी को ना मंदिरों से बहुत ज़्यादा लगाव था, मंदिरों से, व्यापार से। तो ना इसने क्या किया? इसने मंदिरों का निर्माण करवा दिया। देखो ऐसी महारानी थी। इसने क्या किया? इसको मंदिरों से प्रेम था, तो इसने मंदिर ही मंदिर बनवा दिए, मंदिर ही मंदिर बनवा दिए। इसमें एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम कर्नक का मंदिर कहते हैं। कर्नक, आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा कर्नक का मंदिर। देखिए इसकी दीवारें, जो इसके पिलर हैं वो कितने मोटे मोटे पिलर हैं, यानी कि यह उस समय में बहुत ही बड़ा मंदिर हुआ करता होगा, अपने आप में बहुत ही एक विशाल मंदिर हुआ करता होगा। इसकी मजबूती भी बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि देखिए इसके कितने बड़े बड़े पिलर हैं। उसका एंट्री गेट देखिए कितना अच्छा इसका एंट्री गेट है। देखो यहाँ पर ये दो लोग कुछ जा भी रहे हैं, पता नहीं। देखिए यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, और देखिए आपको यहाँ पे सिंहासन की तरह कुछ बैठे हुए चार राजा आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें एक का धड़ टूटा हुआ है, उसके पैर दिख रहे हैं, है ना। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि यह मंदिर कितना विशाल रहा होगा। इस मंदिर का नाम क्या है? कर्नक मंदिर। क्या नाम है? कर्नक मंदिर। ठीक है, यह बहुत एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। मिस्र को नील नदी की देन कहने वाला इतिहासकार हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या क्वेश्चन? जो नील नदी थी, नील नदी, इसको ऐसे कहा था कि नील नदी की देन है। कौन? मिस्र। मिस्र सभ्यता किसकी देन है? नील नदी की। यह सबसे पहले किसने कहा? यह सबसे पहले कहा हेरोडोटस ने। किसने कहा? हेरोडोटस, एक इतिहासकार हुआ, उसने कहा कि यह सभ्यता नील नदी की देन है, क्योंकि अगर नील नदी ना होती तो शायद यह सभ्यता ना पनपती। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मिस्र का नेपोलियन। मिस्र का नेपोलियन किसे कहा जाता है? थुटमोज तृतीय को। थुटमोज तृतीय को। ऊपर था थुटमोज प्रथम, यह है थुटमोज तृतीय। वह थुटमोज था, यह थुटमोज है। ठीक है, तृतीय कहलाता है। नेपोलियन थुटमोज तृतीय कहलाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे काल में क्या है? आगे आ गया हमारे पास मिस्र सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो मिस्र सभ्यता थी इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? चलिए पढ़ते हैं क्या है। सामाजिक जीवन। मिस्र के शासन फरायो कहलाते थे। जो मिस्र के शासक थे वह फरायो कहलाते थे, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, और प्रजा पर उनकी सत्ता निरंकुश थी। जो प्रजा थी ना, उस पर उसकी सत्ता निरंकुश थी। लोग उसे ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। लोग कहते थे जो यह राजा है, फरायो है, यह ईश्वर से संबंध रखता है। अगर हम इससे कुछ मांगेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कैसे पूरी हो जाएगी अभी बताऊंगा। देखिए क्या है? उच्च वर्ग के सामंत व पुरोहित। जो उच्च वर्ग के सामंत और पुरोहित थे, ठीक है, उच्च वर्ग में क्या आते थे? सामंत और पुरोहित आते थे।
देखिए क्या थे फरायों में, सामाजिक युग में एक उच्च, फिर माध्यम और फिर निचल, मतलब सबसे निचला वर्ग। तो क्या था, उच्च वर्ग में तो आते थे सामंत और पुरोहित, फिर मध्यम वर्ग में आते थे व्यापारी और व्यवसाय, और फिर निम्न वर्ग में आते थे कृषक तथा दास। ठीक है, आपको समझ आया होगा। फिर है स्त्री व पुरुषों में लगभग उच्च वर्ग के लोग, जो स्त्री और पुरुष थे इसमें लगभग जो उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग कौन सा, सामंत और पुरोहित वाला युग, वह क्या करते थे, वह आभूषण पहनते थे, वही लोग आभूषण पहनते थे। और यह क्या थे, संगीत, नृत्य, नाटकबाजी, पशु, जुआ आदि में इनके मनोरंजक साधन थे। इनके क्या थे, ये मनोरंजन के साधन थे, जिससे यह अपने मन को बहलाया करते थे। हाथी के दांत जड़ित मेज, हाथी का दांत होता है ना, हाथी का दांत ऐसे होता है, उससे जड़ी हुई मेज बनाते थे, यानी उससे जड़ी हुई मेज यहाँ पर रखी होती थी। कुर्सियां तथा बहुमूल्य पर्दे व कालीन सामंतों के भवनों की शोभा बढ़ाते थे। जैसे हमारे यहाँ पे राजा थे ना, वह राजा अपने मंदिर को, मतलब अपने महल को एक अलग दिखाने के लिए कितना कुछ करते, कितना धन इकट्ठा करते थे कि हाँ देखो मैं इतना प्रकोप वाला राजा हूँ। वही कुछ यहाँ पे भी लोग करते थे, यहाँ पे हाथी के दांत को अपनी मेजों में जड़वा देते थे। ठीक है, और क्या करते थे, कुर्सियां बनवाते थे, इनके बहुमूल्य पर्दे बनवाते थे, जो कि ऐसा लगे हाँ ये अपने आप में एक भगवान का महल है, भगवान यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहता है, आगे हमसे आया है पशुपालन और कृषि। पशुपालन और कृषि कैसा था मिस्र सभ्यता का, आइए पढ़ते हैं। मिस्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। क्या था, कृषि था। जौ, प्याज, बाजरा, कपास की खेती की जाती थी। मिस्र को प्राचीन मिस्र विश्व का अन्न का भंडार कहते थे। अन्न का भंडार क्यों कहते होंगे इसको, क्योंकि इसने अपने समय में इतना ज्यादा अन्न उत्पन्न कर लिया था कि इसको अन्न का भंडार कहते थे। कि यहाँ पर जितना भी अन्न सब सारा यहीं पे है, ये अन्न का भंडार है। इसको विदेशों में ले जाया करते थे, ट्रांसपोर्ट क्या करते थे, ये एक अन्न का भंडार था। ठीक है, क्योंकि वहां वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। देखो यहाँ पर वर्ष में 2 बार फसलें बोई जाती हैं, और वहां पे वर्ष में 3 बार फसलें बोई जाती थी। सोचो कितना अनाज उत्पन्न करते होंगे यह मिस्र की सभ्यता। यहाँ बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊंट, सुअर आदि का पशुपालन करते थे यहाँ के लोग। ठीक है, आपको यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैसे वह बैलों से अपने खेत को जोत रहे हैं और कैसे खेती कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे कड़ी में आता है व्यापार और उद्योग कैसा था इस सभ्यता का, क्योंकि जब इसने अनाज उत्पन्न किया तो व्यापार भी करेगी और फिर उद्योग भी बनाएगी अपने। ठीक है, तो इसका कैसा था। मिस्र में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज तथा कपड़े का काम करने वाले कुशल कारीगर थे। सोचो उस समय की सभ्यता में, ठीक है, क्या था, उस समय की सभ्यता में धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज और कपड़े पर काम करने वाले लोग भी थे, यानी उनके कारीगर भी थे उस समय की सभ्यता में। ठीक है, मिस्र वासियों को तांबे के अतिरिक्त बाकी सभी धातुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी। जो तांबा था वह उनको वहां मिल जाता था, बाकी जितनी भी धातुएं थी वह विदेशों से यानी अपने आसपास के देशों से मंगाते थे। ठीक है, मिस्रवासी लकड़ी पर नक्काशी करते थे, कांच पर चित्रकारी करते थे। अब देखिए मिस्रवासी थे ना, वो लकड़ी जैसे आपने देखा होगा लकड़ी पे कैसे डिजाइन बना देते हैं, कैसे कर देते हैं। ठीक है ना, और कैसे चित्रकारी करते हैं, तो ये उससे भी रूबरू थी, उससे भी यह अवगत थी। वे वस्तुएं विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। वे क्या थे, वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय क्या होता है मैं आपको बता दूं। आज के लोग क्या करते हैं, आज के लोग रुपए देते हैं और वस्तु लेते हैं। उस समय के लोग क्या थे, जैसे कि मान लो मेरे पास कोई चीज है और मुझे और कोई चीज लेनी है, वह चीज आपके पास है, आपको जो चीज मेरे पास है आपको वह चाहिए, तो हम ऐसे आदान प्रदान करते थे। जैसे कि मान लो मेरे पास है चावल और आपके पास है गेहूं, मुझे जरूरत है गेहूं की ही और आपको जरूरत है चावल की, तो मैं क्या करूंगा, आपको चावल दे दूंगा और मैं आपसे गेहूं ले लूंगा। तो उसी तरह यह वस्तु विनिमय का प्रोसेस हुआ करता था, जो कि अरब व इथियोपी, ठीक है, क्या है, इथियोपिया के व्यापारिक संबंध थे। अरब और इथियोपिया से इनके व्यापारिक संबंध थे।
ठीक है। अब आता है धार्मिक जीवन। तो देखिए क्या था कि धार्मिक जीवन में क्या आता है, मिस्र वासियों के प्रमुख देवता थे। प्रमुख देवता कौन कौन से थे? रॉ, जिसको हम सूर्य का देवता बोलते हैं, फिर है ओसिरिम, जिसको नील नदी का देवता बोलते थे, सेन, चंद्रमा का देवता, तथा इनके अनेक प्राकृतिक देवता थे। मैं आपको बता दूं, जो सभ्यता थी ना, यह सभ्यता भारतवासियों की तरह प्रकृति के तीनों रूपों की पूजा करती थी, ठीक है। इसलिए इसको इसकी शक्तियों का प्रतीक था। यह एक क्या थी? प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक था यह सभ्यता के प्रारंभिक काल में मिस्रवासी बहुदेववादी थे। क्या थे? बहुदेववादी, यानी इनके बहुत सारे देवता थे। किंतु साम्राज्यवादी युग में एक राजा हुआ, एक फरायो हुआ, जिसका नाम था अखनाटन नाम का फरायो हुआ। इसने क्या किया? इसकी एकेश्वरवाद विचारधारा थी। क्या थी? एकेश्वरवाद विचारधारा थी। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है? एक ही ईश्वर, अर्थात इनका एक ही ईश्वर की विचारधारा रखने वाला कौन था? वह था अखनाटन, ठीक है। देखिए क्या है, थोड़ा अच्छे से बताऊं आपको। प्रारंभिक काल यानी प्रामीण युग में क्या था? यह बहुदेववादी थे, यानी इनके बहुत सारे देवता थे। लेकिन जब साम्राज्यवादी युग आया, इसमें अखनाटन नाम का फराया हुआ, जिसने कहा कि एकेश्वरवाद की विचारधारा रखो। क्या करा? एकेश्वरवाद की विचारधारा रखो कि हमारा एक ही ईश्वर है। इसने यह विचारधारा रखी। जिसने क्या किया? जिसने सूर्य की उपासना करी। किसकी? एकेश्वरवाद में इसने सूर्य की उपासना करी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। हम बढ़ते हैं आगे आने वाले प्रश्न पर। क्या है इसमें? ज्ञान विज्ञान। देखिए हमने क्या पढ़ा? सामाजिक जीवन पढ़ लिया, कृषि पढ़ लिया, व्यापार पढ़ लिया। सामाजिक जीवन भी तो होगा इनका, मतलब इनका ज्ञान विज्ञान में भी तो कुछ होगा। या सुना ज्ञान विज्ञान में ज्ञान को पीछे छोड़ दिया, विज्ञान को पीछे छोड़ दिया। ज्ञान विज्ञान में भी ये बहुत उत्तीर्ण थे। कैसे थे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मिस्र के लोगों ने तारों व सूर्य के आधार पर अपना कैलेंडर बना लिया। हाँ, वही कैलेंडर जिसको हम आज यूज करते हैं, वही कैलेंडर तारों के आधार पर और सूरज के आधार पर बना लिया था इन्होंने। और आज के लोग कुछ कर ही नहीं पाए। सोचो, उस समय की सभ्यता ने कैलेंडर बना लिया अपना खुद का, सूरज के और तारों के आधार पर, तथा इन्होंने बताया हमें कि 360 दिन की गणना की। इन्होंने क्या हमें बताया कि वर्ष में 360 दिन होते हैं। कितने? 360 दिन होते हैं। यह हमें किसने बताया? इस सभ्यता ने बताया। और अभी कितने होते हैं? 365 या 366 दिन होते हैं। सोचो उस सभ्यता ने कितना विकसित थी कि उसने हमको ये भी बता दिया कि हाँ, साल में 360 दिन होते हैं, है ना। तो आप खुद सोच सकते हो कि वह सभ्यता कितनी विकसित होगी। मिस्र वासियों ने धूप घड़ी भी बना ली। जो घड़ी आज हम देखते हैं ना, टिक टिक करती आगे बढ़ती है, ये तो सेल घड़ी है। उन्होंने बनाई धूप घड़ी। वो धूप में रख देते थे और रात में धूप पड़ती थी, वह बता देती थी कि कितना टाइम हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो पहले के राजमहल होते थे ना, उनमें छत पर धूप घड़ी बना देते थे और अपनी दासियों से बोलते थे, जाओ समय देख के आओ कितना समय हो रहा है। दासियां छत पर जाती थी और देख के आती थी कि कितना समय हो रहा है, क्योंकि जो धूप घड़ी थी वह उनके राजा के महल के छत पर लगी होती थी, है ना। अब देखिए क्या है, इन्होंने अपनी वर्णमाला भी विकसित कर ली। वर्णमाला, हाँ वही जिसको हम ए आ ई बोलते हैं, वही वर्णमाला। मतलब उनकी अपनी होगी, उनकी अलग होगी, हमारी अलग है, उनकी अलग होगी। उन्होंने अपनी एक ऐसी वर्णमाला ही बना ली थी। पेपरस वृक्ष था ना, जो पेपरस वृक्ष है, उससे इन्होंने कागज का निर्माण भी कर लिया था। सोचो कितनी विकसित सभ्यता होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रामीण युग। प्रामीण युग वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम किसी एक प्रामीण के बारे में जानेंगे जो कि सबसे मशहूर प्रामीण है। कौन है? गीजा का प्रामीण, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। मिस्र वासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद सब में आत्मा निवास करती है। इसका क्या था? इसकी एक अपने आप में कल्पना थी कि ना, हमारी मृत्यु के बाद जो शव है उसमें आत्मा आती है, और आत्मा आती है तो आत्मा के लिए वो शरीर तो चाहिए। अगर हम उस शरीर को जला देंगे तो आत्मा कैसे निवास करेगी? तो उन्होंने क्या किया, अंततः वे सब पर एक विशेष तरह का तेल लेप देते थे, जिसके कारण क्या था, इसे हम सैकड़ों वर्षों तक सब सड़ता नहीं था। एक विशेष तरह का लेप होता था जिसको उस पर लगा देते थे और सैकड़ों वर्षों तक यह सड़ता नहीं था।
सोचो, उस समय के लोगों ने एक ऐसा लेप बना दिया कि यह सैकड़ों वर्षों तक शव सड़ेगा नहीं, और आज के लोगों को 10 दिन शव को रखना मुश्किल हो जाता है, और उस समय के लोग सैकड़ों वर्षों तक इसको रखे रहते थे। कितनी विकसित सभ्यता हो गई है, सोच सकते हो आप इस बात से। ठीक है, तो देखिए क्या था कि शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाई जाती थी। क्या करते थे? शवों की सुरक्षा के लिए समाधियां बनाते थे, जिसे लोग प्रामीण कहते थे। मैंने आपको बताया कि प्रामीणों में शव रखे जाते थे, जिसको मम्मी बोलते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि प्रामीणों में रखे जाने वाले शवों को मम्मी कहते थे। क्या कहते थे? मम्मी कहते थे। जो प्रामीण थे ना, प्रामीण थे, उनमें शवों को रखा जाता था और उन शवों को मम्मी कहते थे। मम्मी नहीं, मम्मी। क्या बोलते हैं? मम्मी। बोलता है मम्मी और ये था मम्मी। ठीक है, इसमें अंतर है। क्या है? फिर प्रामीण यानी मिस्र के प्रामीण में गीजे का प्रामीण, जो गीजे का प्रामीण है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, गीजे का प्रामीण प्राचीन वास्तुकला है। क्या है? प्राचीन वास्तुकला से की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत एक विचित्र एक कलाकृति है, जो कि कैसे मैं आपको बताऊंगा। गीजे का यह प्रामीण, गीजे का जो प्रामीण है ना, सबसे बड़ा प्रामीण है। कितना है? 481 फीट ऊंचा है। ठीक है, 481 फीट ऊंचा है और 775 फीट चौड़ा है। ये चौड़ा 775 फीट है। इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर के टुकड़े लगे हैं। सोचो, जो इस समय की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी 2.5 टन के पत्थरों को उठाने में असमर्थ है, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो उस समय के लोगों ने 2.5 टन के 23 लाख पत्थरों को कैसे लगाया होगा। मैं आपको बता दूं, जो पिरामिड है यह कुछ ब्लॉक से मिलकर बना है। वह ब्लॉक है हमारे 23 लाख ब्लॉक हैं, मतलब पत्थरों के टुकड़ों से मिला के बना गया है। तो 23 लाख पत्थरों के टुकड़े 2.5 टन के इतनी चोटी पर कैसे लेके गए होंगे? कितनी? 481 फीट की ऊंचाई पर। अपने आप में सोचने की बात है ये, है ना। मैं आपको और बताऊं, जो हमारे पिरामिड है ना, इन पिरामिडों को विश्व का सेंटर कहते हैं। जितने भी जो पूरा विश्व है उसका सेंटर यही पिरामिड ही बनते हैं। कितनी विचित्र बात है। और मैं आपको बता दूं, जो पिरामिड है इसके 4 कोने होते हैं और चारों कोने चारों दिशाओं का बोध कराते हैं। चारों दिशाओं का एकदम सीध में, चारों दिशाओं के एकदम सीध में है। सोचो, उस समय कंपास भी नहीं था, तो उन्होंने कैसे यह 4 दिशाओं का पता लगा लिया कि हाँ यह दिशा इस दिशा में ही है और यह इस दिशा में ही है। सोचो, और एकदम सटीक। फिर आते हैं 12 पत्थर। जो 12 पत्थर हैं वह एक विशालकाय, बाहर उसके बाहर पत्थर की विशालकाय नरसिंह की मूर्ति है, जिसे रिफिक्स कहा जाता है। जो पिरामिड है ना, उसके बाहर यानी उसके सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तस्वीर में, पीछे पिरामिड है और यहाँ पे एक नरसिंह की मूर्ति है। ठीक है ना, इसको रिफिक्स कहा जाता है। यह बनी हुई है। इसको पिरामिड मिस्र का वासियों के गणित व ज्यामिति के ज्ञान की साक्षी है। यह मूर्ति है, जो पिरामिड है, यह गणित ज्यामिति के ज्ञान के क्षेत्र में साक्षी मानी जाती है। क्या? यह मूर्ति और यह पिरामिड। मिस्र में अब भी ऐसे कई पिरामिड विद्यमान हैं जिनकी एक अपनी ही अजीबोगरीब पहचान है, जिसमें से मैंने आपको एक गीजे का पिरामिड का उदाहरण दिया। आप YouTube पे जाओ, गूगल पे जाओ और उनको ढूंढ कर देखो कि उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, और आप कमेंट में बताओ कि कौन सी आपको पिरामिड की आवश्यकता है, मैं उन सभी की बताऊंगा। तो आज क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।